हेलो चैंपियंस, वेलकम एवरीवन टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म डिसेंट स्टार। यार थंबनेल देखा होगा ना, लाइव प्रोसेस हार्ड लगता है यार, आसान लगने लगेगा। मात्र 30 मिनट आपके इस बोर्ड के टाइम, जो कि 30 मिनट काफी कीमती समय है। बिल्कुल सही वीडियो, बिल्कुल सही थंबनेल, बिल्कुल सही चैनल और सही सिलेक्शन किया है यार वीडियो का। बस 30 मिनट के अंदर में आज के बाद से लाइव प्रोसेस, जो कि काफी बड़ा चैप्टर दिखता है, उसका डर खत्म हमेशा से। दिमाग से, जहन से लाइव प्रोसेस का डर खत्म, और बोर्ड में लाइव प्रोसेस का गारंटीड क्वेश्चन आएगा और सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ करके आओगे। बस आपके 30 मिनट चाहिए, और इस 30 मिनट के अंदर में इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा का पूरा जो भी बोर्ड में यार क्वेश्चन आ रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है। समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, शुरू करते हैं हमेशा की तरह इस डिसेंट स्टार के चैनल पे। डिसेंट स्टार हमेशा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है यार, शुरू से लेकर के अंत तक। और एक-एक चैप्टर को, जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा हुआ था कि 30-30 मिनट के चैप्टर में यार हम पूरा का पूरा सीरीज खत्म करेंगे। एक-एक चैप्टर को खत्म करेंगे, एक टॉपिक को यार खत्म कर पाएँगे। आप बोर्ड के टाइम पे यार वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि तुम 4 घंटे के लेक्चर देखो। बोर्ड में वन शॉट का मतलब होता है कि कुछ यार ऐसा बता दो कि मैं पास हो जाऊँ। समझ में आ रहा है? देखो, जो पूरे साल पढ़ा है यार, उसको ना ही किसी वन शॉट की ज़रूरत है, ना ही किसी मिसाइल शॉट की ज़रूरत है, ना ही किसी फलाना शॉट की, ना ही कोई ढिमका शॉट की, बिल्कुल नहीं ज़रूरत होती है यार। आपके लिए आपका नोट ही मोर देन सफिशिएंट होता है, जो पूरे आप साल पढ़े होते हैं ना। एक बार किताब स्कैन करता है ना यार, उसी की पूरी यार साल भर की कहानी यार दौड़ जाती है। अगर आप कहीं पर भी शुरू से लगे होगे, पढ़े होगे, तो उसकी कीमत आपको समझ में आ रही होगी यार। समझ में आया क्या? तो यार, इस डिसेंट स्टार के चैनल पे हम वही कर रहे हैं कि 30 मिनट के अंदर में हम पूरा का पूरा आपको यार कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हम आपको कहानी समझा पाएँ। अरे! आइए यार समझते हैं एक-एक चीज़। यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, अच्छी-अच्छी, अंत ही प्रारंभ है। समझ में आ गया? 10th के बाद ही आपकी एक्चुअल में ज़िंदगी स्टार्ट होती है यार। 10th का मार्कशीट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? पर 11th की जर्नी और ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्लास 12th की जर्नी उससे भी मज़ेदार होती है। तो ये सोच के पढ़ो कि यार हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो एक अच्छा स्कूल में जाएँगे, कहीं अच्छे जाएँगे, अच्छे जगह जाएँगे, अच्छी कहीं पे अच्छे जगह पे एडमिशन होगी यार, ठीक है ना? इसीलिए लिखा अंत ही प्रारंभ है। क्लास 10th का एग्ज़ाम अच्छे से दो, उम्मीद करो क्लास 11th में मज़ा आएगा तुमको, ठीक? उसके बाद चैंपियंस आर ऑलवेज चैंपियंस। चैंपियंस हमेशा चैंपियंस होते हैं। तुम सब चैंपियंस हो। भले ही साल भर नहीं पढ़ा है, लेकिन लास्ट में फोड़ के रख देंगे, आग लगा देंगे, सारे एकदम तहलका मचा देंगे हम। सबको पता चल जाएगा। सब एकदम चौकन्ने रह जाएँगे। जब रिजल्ट आएगा ना, सबको लगेगा, अरे! ये तो साल भर घूम रहा था, कहाँ से पढ़ लिया यार? कौन-सा जादू की छड़ी मिल गई? फिर बताना यार, डिसेंट स्टार से पढ़ा था, अंतिम प्रारंभ सीरीज से। चलिए भाई, रेडी टू फाइट। आप बोर्ड के लिए एकदम तैयार हो जाइए। अब एकदम कमर कस लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। देखिए यार, शुरू करते हैं बिना बकैती किए हुए, बकवास ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम है कम और बकवास करने के लिए पूरा टाइम हमारे पास ज़्यादा है। चलिए भाई, लाइव प्रोसेस चैप्टर है। इसकी ये बेसिकली यार बड़ा चैप्टर दिखता है, एक्चुअल में बड़ा है भी, कॉन्सेप्ट वाइज़ देखें तो। रिसेंट स्टार के ही चैनल पे आप देखोगे लाइव प्रोसेस के मैंने कितने सीरीज़ बनाए हैं यार, मास्टर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ऑपरेशन, ठीक है ना? पर वो टाइम खत्म हो गया। अभी हम जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं, आपको समझाते हैं यार, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे जल्दी-जल्दी चीज़ें रटनी है, कैसे थोड़ा-सा चीटिंग करना है, स्मार्ट वे में कैसे मूव ऑन कर जाना है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ध्यान से समझना। बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाओ, बार-बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन कुछ तो लिखो यार, कुछ मत लिखो, बस टॉपिक लिखो यार। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, कुछ तो ऐसे लिखते रहो, एकदम कॉपी पे कुछ पेन चलाते रहो, नहीं तो यार सो जाओगे तुम। देखना ध्यान से, पहला टॉपिक क्या है अपना, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब खाना लेना, बस इतना ही है। न्यूट्रिशन का मतलब खाना लेना, ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाते हैं। देखो, 2 तरीके के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, पहले समझो। ऑटोट्रॉपिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। क्या बोला? ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहे होंगे, किसकी मदद से? तो सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? तो प्लांट होते हैं। हाँ, एनिमल होते हैं क्या? बिल्कुल यार, यूग्लिना का नाम सुना होगा, यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक होता है। पर भाड़ में जाए यूग्लिना, तुम बस प्लांट याद रखो।
प्लांट में ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक एग्जांपल प्लांट याद रखो। और प्लांट से याद रखो, प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है, मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इतना थोड़ा सा याद रखो यार। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी है हेटरोट्रॉपिक की। हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बनाते हैं, ये किसी दूसरों पे डिपेंड करते हैं। समझ में आया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो ध्यान से सुनना, जब मैं बोल रहा हूँ कि अपना खाना खुद नहीं बना रहे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है? इस धरती पे प्लांट ही तो है जो अपना खाना खुद बना रहा होगा। तो ये किस पे डिपेंड है? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो कि पौधों पे डिपेंड है अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए। हम सब किस पे डिपेंड है यार? पौधों पे ही तो डिपेंड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। हम सब किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए जी, दो तरीके का न्यूट्रिशन हुआ है। एक तो है अपने पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। तो देखना, ऑटोट्रॉपिक जो पौधा है ये अपना खाना खुद बना रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है? तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब ये अगर लिख रहे हो थोड़ा सा ये भी लिख देना CO2 और H2O, और यहाँ पे ऐसा लिख देना H भी लिख देना, या फिर ऐसे लिखो ना सनलाइट, टेक्निकल मत जाओ, सनलाइट लिख दो। और क्या लिख दो? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज लिख दो C6H12O6। अगर ये भी तुमको नहीं याद रहा है तो ग्लूकोज तो लिख सकता है भाई ना, तो ग्लूकोज लिख दे भाई। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हम सब ग्रहण कर लेते हैं, हम सब ले लेते हैं। ठीक है ना? तो पौधा इस तरीके से अपना खाना बना लिया। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में जो ग्लूकोज है इसको खा लिया। ठीक है ना? अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहाँ पे सर? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो, स्टेप्स इन्वॉल्व, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हम सब हेटरोट्रॉपिक है ना यार, तो हम अपना जो खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग चीजों के लिए अलग सिस्टम बना के दिया हुआ है। तो अब एक जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, नाम पता ही है सबको, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत जहां से होती है तो यहीं से होती है। हेटरोट्रॉपिक कोई भी दुनिया में हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो अपना खाना अगर खा रहा होगा तो कुछ स्टेप इन्वॉल्व है, इसी स्टेप से अपना खाना ले रहा होगा। पहले हम क्या करते हैं, खाना मिलता है ऐसा थोड़ी कि थाली लेके मुंह में निकल डाले, ऐसा नहीं होता है ना। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं सर इंजेशन। क्या करते हैं हम? पहले इंजेशन करते हैं। ठीक, इंजेशन का मतलब खाना लिया मुंह में डाला, इंजेशन। दूसरा, फिर हम पचाते हैं उसको, डाइजेशन। तीसरा क्या, अब पचेगा तो कुछ जूस बनेगा ना, तो वो जूस एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी जो आंत है, हमारे जो पेट है, ठीक है ना, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में खैर एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद एसिमिलेशन, जो यार जूस निकला है ना, उस जूस में कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे ना, वो न्यूट्रिएंट जहां जहां बॉडी पार्ट में जहां जहां जरूरत है वहां पे रखा जाएगा, स्टोर हो जाएगा, उसको एसिमिलेशन बोल दिए। अब वो गंदगी भी बना होगा, गंदगी जो, तो उसको बाहर भी करना है, तो उसके लिए है इजेशन या फिर एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। बिल्कुल यार, तो ये हो गया। तो ये स्टेप है 1 2 3 4 5। कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5। तो इन पांचों स्टेप से अपना जो है ये पांचों स्टेप्स लिख देना है। क्या? पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन या फिर डिफिकेशन, इसको बोलते हैं। तो ये 5 स्टेप याद रखना। खाना मुंह में डाल लिए तो इंजेशन हो गया, अब खाना पेट में जाएगा, पचेगा, डाइजेशन हो गया, फिर कुछ एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, जहां जहां जरूरत है बॉडी पार्ट में वहां पे जाएगा, कुछ इकट्ठा होगा, एसिमिलेशन हो गया, जो गंदगी बना है बाहर निकाल देंगे, वो क्या हो गया? इजेशन या फिर डिफिकेशन। ठीक, तो इजेशन याद रख लो। यहाँ पे इंजेशन है तो यहाँ पे इजेशन याद रख लो। चलिए सर, अब क्या है? अब ह्यूमन में जैसे हम खाना बोले मुंह में, ऐसे हम खाना को मुंह में रखा, फिर ये ऐसे इसोफेगस के रास्ते पेट में गया, तो ये पूरा का पूरा ये जो पाथवे है, जो पूरा का पूरा है अपना जो सॉरी जो डाइजेस्टिव पाथवे है, पूरा का पूरा है जो अपनी पाचन तंत्र की जो पाथवे है, इस पाथवे को याद रख लो। तो पहला तो हमारा ये मुंह है ही हो गया, ठीक है ना, ये बगल कैविटी, ओरल कैविटी आ गया। उसके बाद खाना इसोफेगस, ये जो आहार नली है, इसोफेगस के रास्ते कहाँ पे जाएगा? पेट में खाना जाएगा, पेट में खाना जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में।
फिर बाहर निकल जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये रास्ता है अपना। तो ये वही लिखा है, पहले तो खाना माउथ में गया, उसके बाद कहाँ पे गया? फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स में गया मतलब देखो फेरिंग्स ए, ठीक है ना? फेरिंग्स जो होता है भाई, ए फेरिंग्स होता है यहाँ पे। तो फेरिंग्स क्या है? जो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है ना? माउथ के अंदर है तो आप फेरिंग्स, फेरिंग्स जो बोल रहा हूँ बस तुम याद रख लो। अभी बस जितना बोला जाए इतना याद रख लो, कॉपी पे लिखते जाओ। अगर कुछ पीपीटी में नहीं है तो तुम कॉपी पे लिखो यार, ठीक है ना? क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो गया कि सब चीज तुमको बड़ा सा एक हम पीपीटी दे दें, ग्रुप में टेलीग्राम बनाए भेजें। नहीं टाइम है यार, बिल्कुल नहीं टाइम है। बस पढ़ो रट लो। ये जो होता है कॉमन पैसेज होता है, एक कॉमन रास्ता फूड और एयर के लिए। देखो यार, ये मुंह के अंदर यहाँ पे, यहाँ का जो रास्ता है ना, ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? खाने के लिए भी और हवा के लिए भी। तुमको भी पता है, तो इसी को बोलते हैं फेरिंग्स। और ये हो गया माउथ, ये हो गया फेरिंग्स, फिर ये हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस के रास्ते जाएगा, फिर सॉरी स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही रास्ता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर चला जाएगा। अच्छा सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के सर कुछ पार्ट होते हैं, तो हाँ यार ऐसे याद रख लो, डीजेआई। डीजेआई का मतलब क्या हुआ? ड्यूडेनम। क्या हुआ? ड्यूडेनम। जे का मतलब सर जेजुनम होता है, जेजू, जेजुनम होता है, और इलम होता है, जेजुनम, ड्यूनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ना? लार्ज इंटेस्टाइन का सर बताइए, तो सीसीआर करके याद रख लो यार, सीकम, कॉलॉन, रेक्टम। एक बार बुक भी खोलो, सीकम कॉलॉन रेक्टम। ये पार्ट याद हो जाए, ठीक है? नहीं पार्ट याद हुआ, भाड़ में जाएगा। ये बस तुम पाथो याद रख लो, माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, पेट, स्टमक, फिर कहाँ गया? छोटी याद, फिर बड़ी याद, ठीक है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतना याद रखना है यार। पाथवे याद हो गया क्या? अगर पाथवे याद हो गया तो थोड़ा सा यार और डेप्थ में चलते हैं, क्योंकि बिना उसके काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? देखो, माउथ, माउथ जो है हमारे पास, इसके पास होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड तुम थूक वाली ग्रंथि, मुंह में सलाइवा ना, थूक है यार, यही है यार। इसको बोल, ये जो एंजाइम निकालता है, इसको बोलते हैं PTYLIN। इसको पटाइलिन मत बोलना, इसको टाइलिन बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं सालिवरी अमाइलेज। इसको क्या बोलते हैं? सालिवरी अमाइलेज। सालिवरी अमाइलेज क्या करता है? कुक्ड स्टार्च, किस पे? कुक्ड स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में, ठीक है ना? ये कौन? यही वाला एंजाइम, ठीक है ना? ये जो एंजाइम है, पीएच बोले तो 6.8, इतनी पीएच पे कुक्ड स्टार्च को तुम बस एक चीज याद रख लो यार, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता। माल्टोज क्या है? ग्लूकोज का छोटा भाई है माल्टोज, ठीक है ना? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड है, सॉरी। हाँ यार, तो उसके बाद हो गया ये अपना माउथ। तो माउथ में जो रिएक्शन होना है, इसको हमने पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड का। सॉरी, थोड़ा सा ईरर था। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी ऐसे बढ़ाते हैं। अब खाना तो मुंह से निकल लिया, इसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस में भैया, ईसोफेगस में डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होता, ये तो बस पाइप है, फूड पाइप बोलते हैं ना। ईसोफेगस में कहाँ से डाइजेशन हो गया? नहीं यार, ईसोफेगस में बिल्कुल नहीं डाइजेशन होगा। उसके बाद आ जाओ भैया, पेट में खाना गया ना, स्टमक। स्टमक में देखो HCl निकलता है, और एक एंजाइम याद रख लेना है, पेप्सिन। क्या? HCl और पेप्सिन, बस दो चीज याद रखो। तीसरा म्यूकस, म्यूकस, बस तीन चीज बस। बहुत ज्यादा रेनिन पेनिन छोड़ो, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। और बार बार पूछता है ना, HCl पेट में निकल रहा है तो पेट जल जाना चाहिए, क्यों नहीं जलता है? तो उसका रीजन है म्यूकस, म्यूकस की वजह से। HCl का और फंक्शन बताओ? तो एंजाइम एक्टिवेट, एंजाइम को एक्टिवेट करता है यार, एक्टिवेट करता है। दूसरा, खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है ना? ये HCl का दो मेन तुम कामयाबी के लिए याद रख लो। और देखो, देखो कैसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेप्सिनोजेन को यार कन्वर्ट कर देता है ये, HCl जो है ना, ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है 1.8 pH। अगर याद हो जाए ठीक है, नहीं तो बस तुम सीधे पेप्सिन लिखना, बोर्ड में ऐसे लिखना कि देखो, प्रोटीन जो है, इस पे ये पेप्सिन काम करता है, ठीक है ना?
प्रोटीन जो है इस पे पेप्सिन काम करता है और इसको पेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे लिख दो यार, समझ में आया? पेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। कुछ लोग रेनिन पढ़े हैं यार, तो हम रेनिन भी बोल देते हैं। रेनिन जो है, देखो ऐसे लिखना अगर आता है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को, ये जो है रेनिन, ठीक है ना? ये जो मिल्क प्रोटीन है, जो रेनिन है, मिल्क प्रोटीन में क्या होता है? केसिन होता है। मिल्क प्रोटीन में एक केसिन होता है ना, इसको ब्रेक डाउन कर देता है पैरा के केशिनेट में, पैरा केशिनेट मतलब छोटा प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मतलब जो बच्चा होता है दूध पीता है, तो जब कभी ऐसा बाहर आता है तो देखते होगे ना कि दही टाइप से, तो उसी को कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। और ये जो रेनिन होता है ना, ये इन्फेंट में पाया जाता है, बच्चों के ही अंदर में पाया जाता है। ठीक, चलिए सर, इसके बाद आगे बढ़िए आप। आगे बढ़िए, तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े कहाँ पे खाना गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ये रिएक्शन तुमको याद करना पड़ेगा यार, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के साथ क्या हो रहा होगा? तो देखो ये जो, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड यार। यहाँ पे ये रिएक्शन हम लिखते हैं। मैं बस वही खास रिएक्शन लिख रहा हूँ जो तुमको याद रखना है। हाँ भाई, बस स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम 3 रिएक्शन बस याद रखो। बोल रहा हूँ ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में बस ये 3 रिएक्शन याद रख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। माल्टोज को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम होता है माल्टेज। समझे क्या? माल्टोज, देखो ओ या सी लास्ट में है ना, ओ को काटो, ए लगा दो। क्या करो? क्या बोला? इस ओ को काटो, इस ओ को काटो, ओ को काटा, काटा सर काटा, ओ के जगह पे ए लगा दिया, तो एंजाइम बन जाएगा। तब देखो सुक्रोज को, तो सुक्रेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम काम करता है। ठीक, ये लैक्टोज वही है यार, सुक्रोज वही है, चीनी, ठीक है ना, जो शुगर केन से मिल रहा है। लैक्टोज जो होता है, ये होता है मिल्क शुगर, ठीक है ना, जो मिल्क से मिल रहा है। ठीक है ना? देखो माल्टोज जो होता है, जब इसको ये टूटता है ना, तो ये बस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल बस ग्लूकोज में बदल जाता है। सुक्रोज चीनी है, जब इस पे सुक्रेज के साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है, देखना क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक, इसको कैसे याद रख लो? ऐसे कुछ भी लिख लो यार, ऐसे क्या क्या मैं बोलूं कि इसको, इस रिएक्शन को याद करना है ना, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, गर्ल प्लस फ्रेंड इज इक्वल टू SU। गर्ल प्लस फ्रेंड इज इक्वल टू, गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू SU। कुछ भी यार बना लो यार, गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू, गर्लफ्रेंड का जो भी कुछ नाम बना लो यार, यहाँ पे सुमन उमन बना लो, गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू सुमन, कोई होगी क्लास में तुम्हारी सुमन, तो गर्लफ्रेंड बना लो, सुमन बना लो। ठीक, चलो लैक्टोज, लैक्टोज जब टूटता है तो ऐसे टूटता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रख लो, गूगल, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, कौन? लैक्टोज। ये जो लैक्टोज है, एल से लैक्टोज हो गया, और एक का मतलब ग्लूकोज, एक का मतलब ग्लूकोज, और जीएल से यार गैलेक्टोज, ऐसे कुछ याद कर लो, गूगल। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है कौन? लैक्टोज। बस स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना याद रख लो। अब खाना कहाँ पे पहुंचा है? खाना पहुंचा है कहाँ तक? तो खाना पहुंचा था सर लार्ज इंटेस्टाइन तक, भूला नहीं है ना? ना सर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन में तुम बस अभी के लिए याद रख लो कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कुछ डाइजेशन नहीं होता है इंटेस्टाइन के अंदर में। बस इतना याद रख लें सर, काम चल जाएगा, काम चल जाना चाहिए यार, इतना याद रख लो। थोड़ा सा अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा।
काम चल जाएगा इतने से तुम्हारा, ठीक? चलिए सर, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है और ये जो रेक्टम पार्ट है, अभी जो मैंने अभी डिलीट किया यहाँ से क्या, ये जो अपने पास रेक्टम पार्ट है, ये क्या करता है, तो ये जो गंदगी है ना, इसको स्टोर करके लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, देखो सेकम कॉलन रेक्टम यहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो जो रेक्टम है पूरी जो गंदगी स्टोर करके रखा गया है, तो इस गंदगी को क्या करेगा, इस गंदगी को स्टोर करके रखेगा, फिर बाहर निकल जाएगा यहाँ से। अरे समझ में आया क्या? अगर इतना बात समझ में आया तो बस ये है अपना पूरा का पूरा यार लाइफ प्रोसेस का जो अपना डाइजेशन पार्ट है, बस इतना याद रखना था तुमको लास्ट मोमेंट में, ठीक? अच्छा सर, अब आगे देख बता दीजिए आप। आगे है, अब चलो खाना तो खा लिया, अब खाने खा करके पचा भी लिया, अब हम एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब इसको बाहर करते हैं। तो बाहर करने के तरीके जो है, क्या बोला, बाहर करने के साहब जो तरीके हैं इसको ध्यान से देखना। तो ये जो गंदगी है इकट्ठा प्लांट में भी होता है, और गंदगी जो है इकट्ठा ह्यूमन के भी केस में हो रहा है, तो इसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो पौधा अपना जो गंदगी है कैसे बाहर करता है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ह्यूमन अपना गंदगी जो वाटर वाली गंदगी है, ठीक है ना, ये जो वाटर वाली गंदगी है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लिक्विड वाली, तो ये किडनी के थ्रू करता है, कैसे, यूरिन बना करके, हम सबको पता है यार ये सब चीज, ठीक। खैर, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन के बारे में यहाँ पे एक बार देखते हैं, समझ में आया क्या? क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन यार सुन लेना, लिख ही देता हूँ कि एक्सेस वाटर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर मतलब जो जो भी चीज ज्यादा है वही हमारे लिए वेस्ट है। तो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म लॉस ऑफ एक्सेस वाटर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस ऑफ प्लांट एरियल सरफेस ऑफ प्लांट प्लांट के अंदर में जो एक्सेस वाटर है इसका लॉस होना एरियल प्लांट के कहा से, एरियल सरफेस पे। यही चीज क्या होता है भाई, ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब कि जैसे पौधों पत्ती से वाटर धीरे धीरे इवोपोरेट होकर के बाहर चले जाना, ये भी ट्रांसपिरेशन है, ठीक। बस इतना। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस, जैसे स्टेम से बाहर निकल जाना, पत्तियों से बाहर निकल जाना, जो बाहर एरियल सरफेस है, जो बाहर सरफेस दिख रही होगी वहां से, यही होता है क्या, ट्रांसपिरेशन। बस इतना याद रखना था। ह्यूमन के केस में किडनी जो है इसमें हेल्प प्ले कर रहा है और यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखना यार यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो कि बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, क्या लिखा है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है सर? किडनी का बेसिक यूनिट ये होता है अपना नेफ्रॉन, भूलना मत, याद करके जाना, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो इस चीज को मैं तुमको बना के दिखा देता हूँ यार एक बार, ताकि तुमको याद रहे। एक बार देखना ध्यान से यहाँ पे, ऐसे बनाना, ऐसे एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे बनाओ। ऐसे तुम पहले एक ये कप शेप का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। कप शेप का यार स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे करो और इसको थोड़ा सा ऐसे पतला करो, फिर इसको इधर करो, फिर इसको इधर करो, जस्ट ए सेकंड, हो गया। फिर ये थोड़ा पतला था, फिर इसको यहाँ पे थोड़ा मोटा करो, फिर इधर ऐसे थोड़ा मोटा करो, फिर इधर लेके जाओ ऐसे, फिर ऐसा बना लो यार, ठीक है ना। देखो ये जो है ना इसको बोलते हैं हम बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन्स कैप्सूल, ठीक। इसको बोलते हैं पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे वाला, तो इसको कन्वोल्यूटेड एलयूटीडी ट्यूबुल, ये लिखा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल का मतलब आगे, तो सर जो पीछे है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीसीटी। बस यहाँ पे तुम डिस्टल आगे कन्वोल्यूटेड और ट्यूबुल लिख लो तो डीसीटी हो गया। अच्छा सर ये जो बीच में है इसको बोलते हैं क्या, हेनलेस लूप, हेनलेस लूप। और ये जो बना है ये क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। बस इतना याद रख लो, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में तुम्हारा काम चल जाएगा। यहाँ पे कैपिलरी वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे एक गुच्छा बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ से ब्लड की कैपिलरी आ रही है,
फिर यहाँ पे गुच्छा बन रही है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, फिर ये बाहर चली जाती है। तो जो लेकर के आने वाली है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, जो लेकर के जाने वाली है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो अभी तक जितना बताया ना पार्ट ऑफ किडनी में, बस इतना याद रख लो और आगे बढ़ो तुम। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक? बोमेन कैप्सूल हो गया, उसके बाद ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेस लूप, ठीक? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हमने बना दिया। बस एक्सक्रीशन में तुम इतना याद रख लो, काम चलेगा यार तुम्हारा, ठीक? और 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 इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले में। ये देखना यार, हमने अभी तक डाइजेशन पढ़ लिया और एक्सक्रीशन पढ़ लिया, बस 2 टॉपिक और बचा है। इसको पढ़ते हैं फिर अपना कहानी खत्म हो जाएगा। देखना, एक बचा हुआ है अपने पास ये वाला टॉपिक जिसका नाम है क्या? रेस्पिरेशन इन एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार अपने पास, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि हमने खाना खा लिया, बाहर भी कर लिया, गैस चाहिए ना, तो उस गैस को लेना है, उसको इसी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो देखना यार, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सीधे-सीधे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि जो अपना साँस लेने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, साँस लेने का, साँस छोड़ने का, ये जो तरीका है ये ब्रीदिंग के अंडर में आता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या-क्या आ रहा है? तो पहले तो हम गैस को लेते हैं, ठीक है ना? गैस को अंदर लेंगे, फिर गैस का एक्सचेंज होगा। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग जो है, क्या बोला सर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग जो है, वो कौन-सा होता है? ए होता है एल्वियोलाई, ठीक है ना? लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लंग्स का कौन है? एल्वियोलाई। गैसेस का एक्सचेंज हो गया यहाँ पे अपने एल्वियोलाई से। इसके बाद हम साँस छोड़ देंगे, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन, मतलब साँस का लेना होता है इंस्पिरेशन और साँस का बाहर छोड़ देना, दैट इज़ नोन एज़ द एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सपिरेशन में CO2 छोड़ते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो साँस ले रहे हैं लंग पे जाएगा और लंग की जो सबसे छोटी इकाई है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, उसके बाद एक्सपिरेशन हो जाता है। समझ में आया क्या? चलिएगा भाई, यहाँ पे देखिएगा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। पहला तो अगर पाथवे की बात करें तो नाक से सांस लिए, ठीक है ना? ये नाक से जो सांस लिए, ये कहाँ पे गया? फेरिंग्स के पास। कॉमन पैसेज था ना भाई फूड और एयर के लिए, तो फेरिंग्स के पास से जाएगा, ठीक? फिर फेरिंग्स के पास से जा करके फिर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ट्रेकिया होता है, ठीक है ना? यहाँ पे मेंशन नहीं किया है यहाँ। देखो, तो हम इसको लिख देते हैं यार, हम इसको लिख देते हैं। पहले नोज, नोज से साँस गया अपना फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से कहाँ गया? ट्रेकिया। देखना, ट्रेकिया जो होता है इसके पास सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग, ये जो है ना यार, ये देखो यहाँ पे टच करो, सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग तुमको दिखेगा। ठीक? एग्जाम में पूछा जाता है सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग क्यों जरूरी होता है? अगर देखो ये सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होगा, अगर ये पाइप होगा ना बस, तो कभी चिपक सकता है यार अपने आप में। जैसे ही अगर अपने आप में चिपक कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो सांस जाएगा ही नहीं अंदर ना, मर जाएंगे। इसीलिए नेचर ने इसको सी शेप का थोड़ा कार्टिलेजिनस रिंग बना दिया, थोड़ा हार्ड कर दिया है, ताकि सांस जो है कोलैप्स नहीं करे, इसकी दीवार, ट्रेकिया की दीवार आपस में चिपके ना। तो सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग हो गया ट्रेकिया। इसके बाद यार एयर कहाँ पे जाएगा? उसके बाद एयर लंग्स में जाएगा। तो लंग्स के अंदर में कौन है? ये है एल्वियोलाई, ठीक है ना? एल्वियोलाई किसके अंदर में था? लंग्स के अंदर में था, ठीक है ना? तो देखो ये उल्टा पाथवे लिखा हुआ है। खैर नॉस्ट्रिल के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में लंग, लंग के में एल्वियोलाई। तो ये ऐसे पाथवे लिखा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक, तो नॉस्ट्रल से ट्रेकिया, ट्रोकियो से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से लंग, लंग्स के एल्वियोलाई। बस इतना तुम रट लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, लास्ट मोमेंट में हम बस तुमको रटना सिखा सकते हैं भाई। माफ करना पर सच्चाई यही है। तुम कितना भी 1 शॉट 10 शॉट पढ़ लो, पर लास्ट सीरीज में तुम्हें रटना ही होगा, कुछ भी कर। तो समझा भी दिया, नॉस्ट्रल, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल, लंग, एल्वियोलाई, और इस तरीके से पूरा का पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा है। बस इतना याद रखो यार, कहानी खत्म करो। ज्यादा यहाँ पे बकवास नहीं बतियाना है तुमको, ज्यादा नेतागिरी नेता नहीं बनना है। पंचायत करोगे तुम बैठ के। 1 घंटे में हमको 30 मिनट के अंदर, 40 मिनट, 35 मिनट के अंदर सब खत्म करके हमें निकल जाना है चैप्टर समझ करके। हमें पता हो जाए कि गुरुजी बस इतना तुम बता दो, मास्टर साहब बस इतना बताओ, हम पढ़ें, हम निकलें, बस इतना चाहिए हमको। ट्रांसपिरेशन एंड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे बॉडी के अंदर में हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं, पूरा सर्कुलेट होता है?
तो वही पढ़ना है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन के अंदर में। तो देखो प्लांट के भी अंदर में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लांट को भी पानी की जरूरत पड़ेगी, और प्लांट जो है खाना जो बना रहा है पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से, उसको पूरे पार्ट में भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्लांट में भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एनिमल में भी चाहिए। तो देखना भाई ध्यान से, एकदम एक एक चीज को तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लिए अगर देखो खाने, और यहाँ पे थोड़ा गलती लिख दी यार, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। फ्लोएम 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 देखना यार, अगर दो दो में दो पाइप बनाए गए हैं ट्रांसपोर्ट करने, क्या है पौधों के अंदर में दो पाइप बनाए गए, देखो फ्लोएम, तुम याद रख लो फ से फ्लोएम और फ से फूड, फ से फ्लोएम और फ से फूड। तो जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है, फ्लोएम है। और ये जाइलम तुम ऐसे याद रख लो, ज से जाइलम और ज से जल, क्या बोला, ज से जाइलम ज से जल, याद रख लो, जाहिल नहीं, ज से जाइलम ज से जल याद रख लो। तो जल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम बना हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर के लिए जाइलम बना है, ट्रांसपोर्ट फॉर फूड के लिए फ्लोएम बना हुआ है, ठीक। अब देखो यार, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, आखिर में ह्यूमन कैसे अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा होगा, तो इसको देखो ध्यान से। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर में सर्कुलेशन कैसे है, तो देखो लंग सॉरी जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में फैलाना, ठीक। इतना बात कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हर एक बच्चे को, ठीक है ना। दिल का काम है धड़कना, धड़क रहा होगा भी आपको यार, हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से धड़क रहा होगा। चलो यार, तो जो ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड पहुंचेगा किसी तरीके से हार्ट के पास, हार्ट इसको पंप करेगा और फिर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। तो चलो एक हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये अपना लास्ट है, इसलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और यहाँ पे हम पढ़ करके इसको हम खत्म करते हैं यार, ठीक है ना। अपने 32 मिनट हो चुके हैं, मुझे टाइम का भी ख्याल रखना है यार। चलिए भाई, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखते हैं, एक डायग्राम बनाता हूँ, इसी में पूरी की पूरी कहानी एकदम खत्म हो जाती है। देखना यार, हार्ट को समझने के लिए हम ऐसा 4 चैम्बर हमारी हार्ट होती है, तो हम कर दिए। देखिएगा ऐसे समझाते हैं यार, राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, इधर का लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देख लेना। आर्टरिया को ऐसे लिखते हैं ATRIA, वेंट्रिकल को VENTRICLE, और राइट लेफ्ट जानते हो, इधर का राइट कर दो, ठीक है ना, सॉरी इधर तुमको दिख रहा है, इधर का तुम राइट कर दो, इधर का तुम लेफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया, ऊपर ऊपर के दोनों चेम्बर को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे के दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोला, ऊपर के दोनों चेम्बर को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे के दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल, राइट वाले को राइट ऑरिकल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऐसा सेम कर लेंगे, ठीक। देखना यार, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर से बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से ब्लड आएगा। कौन सा, तो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, ठीक। फिर बॉडी के नीचे वाले पार्ट से भी तो ब्लड पहुंचना चाहिए, पूरा का पूरा यार ब्लड देखो नीचे वाले भी पार्ट से यहाँ पे ब्लड जाता है। इस पाइप का नाम है नीचे है, इसीलिए इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर के पार्ट से ब्लड आ रहा है इसलिए सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे जाता है। इसके बाद यहाँ पे 3 कस्प लगे होते हैं, 3 वाल्व लगे होते हैं राइट साइड में ही, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। किस साइड में होता है सर, तो राइट साइड में, आरटी लिख देना तो राइट साइड में होता है। अच्छा सर, इस धर भी कोई वाल्व होता है, हाँ यार, इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व, मित्र है अपना ये मिट्रल वाल्व, ठीक है ना। या फिर इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड, देखो 2 कस्प है ना, 2 ही लाइन डंडी बनाया ना, तो बाइकस्पिड है, ठीक। यहाँ पे 3 डंडी बनाया है मास्टर ने, तो ये है ट्राइकस्पिड, ठीक। तो बाइकस्पिड हो गया अपना लेफ्ट साइड में यार, कहाँ पे हो गया, तो बाइकस्पिड जो वाल है ये होता है अपना इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक। अब यहाँ पे अब राइट ऑर्ट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड पूरा का पूरा सर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से अपना राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा सर, हाँ राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। इसके बाद बताइए सर, इसके बाद खून कहाँ जा रहा है अपना, खून इसके बाद अपना जा रहा होगा यहाँ पे
लंग के पास, कहाँ पे? लंग्स के पास। अब यहाँ से ब्लड से जो CO2 है बाहर निकल जाएगा और जो खून है ऑक्सीजन अंदर ले लेगा। फिर ये जो खून है यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे? लेफ्ट आर्टरिया में। अच्छा सर, खून इधर आ जाएगा, बिल्कुल यार आना चाहिए। देखो, जब ध्यान से सुनना, जब अपना ब्लड है यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? तो इधर से ब्लड है, तो इधर से इधर भी तो ये ब्लड जा रहा है। देखो, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में हेलो, हेलो, हेलो। चलो यार, एक बार हम फिर एक कहानी देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, हम जल्दी से समझाते हैं। एक बार फिर देखो, ऊपर वाली बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा, नीचे वाले भी बॉडी पार्ट से, ऊपर से भी ब्लड आएगा, नीचे से भी ब्लड आएगा। दोनों ब्लड इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पे? राइट आर्टरिया में। दोनों ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? राइट आर्टरिया। ऊपर से लेकर के वो आने वाली जो ब्लड वाली जो कैपिलरी, इसका नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा। नीचे से जिस पाइप के रास्ते जा रहे हैं इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों से ब्लड आगे कहाँ पे इकट्ठा होगा? तो राइट ऑरिकल, राइट आर्टरिया में इकट्ठा होगा। राइट आर्टरिया से ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखो, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी किसके लिए? लंग्स के लिए नाम देते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स के थ्रू पास चला जाएगा। और ये कैसा ब्लड है? कैसा ब्लड है? तो देखो, ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। DO2 का मतलब लिखा डीऑक्सीजनेटेड। अरे सर, आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले कैरी करती है, याद रखना। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ से जो ये जो वेन है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन जो है ये O2 वाली ब्लड कैरी करती है। इस वाले ब्लड में O2 होगा, इस वाले ब्लड में CO2 होगा, तुमको भी पता है। और आर्टरी, अगर सिंपल बोला जाए आर्टरी, तो आर्टरी कैसी ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर है? तो ब्लड आ गया है, कहानी में बढ़ चुके हैं यार। ब्लड आ गया है यहाँ पे राइट आर्टरिया में, राइट वेंट्रिकल में गया था, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर गैस एक्सचेंज हुआ, गैस का आदान प्रदान हुआ, गैस एक्सचेंज हुआ। फिर जो ब्लड है इस पल्मोनरी वेन के रास्ते आ गया लेफ्ट आर्टरिया में। लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर aorta में, aorta में से पूरी बॉडी में चला जाएगा। और जब
जब राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल पे ब्लड आ रहा होगा उसी टाइम पे लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी ब्लड आ रहा होगा। तो दोनों ये जो ब्लड है दोनों वाल्व एक साथ बंद होते हैं। तो जब दोनों एक साथ बंद होते हैं तो पहली साउंड सुनाई देती है जिसका नाम है लब। और जब ब्लड पल्मोनरी वाल्व और जब aorta बंद होता है तब सुनाई देती है कौन सी साउंड, लब की साउंड। तो इसी तरीके से लब डब चलता रहता है। तो यार ये पूरा कहानी था अपना। इस सर्कुलेशन को देखना यार। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। देखो हार्ट में 2 बार ब्लड आया है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये पूरा का पूरा यार कहानी यहाँ पे अच्छे से बना दिया गया है और इसको तुम बुक से भी देख सकते हो और इस डायग्राम को एनसीईआरटी में एक बार जा करके पढ़ लेना। ठीक है ना? तब तो नैया पार है, नहीं तो नैया डूब जाएगी। इसीलिए बात मानो और जितना भी पढ़ाया गया है यार सब कुछ पढ़ लो। उम्मीद है यार आज का भी सीरीज आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। जितना भी बताया गया पूरा पढ़ो यार। कुछ चीजें अगर छूट रही हैं जैसे आर्टरी वेन कैपिलरी वेन, तो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ब्लड और लिम्फ में क्या अंदर होता है। तो इस कुछ कुछ चीज यार अपने मन से थोड़ा पढ़ो, प्रीवियस ईयर उठा लो या फिर बुक्स ही उठाओ। बस थोड़ा सा अंडरलाइन करके अब पढ़ोगे तुम्हें बुक समझ में आएगा। तुम आधे घंटे के अंदर लेक्चर देख लिया, आधा घंटा में तुम पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। अगर तुम पहले से पढ़ा होगा सारा चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, सारा एक एक चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। अगर इतना पता है लाइव प्रोसेस का तो पूरा का पूरा पेपर याद करके आओगे, गारंटेड। चलिए भाई आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, मौज मस्ती से आप पढ़े होंगे, एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई इतना शांतिपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू, ऑल द वेरी